सीयूपी जब भी हम पास करते हैं तो उसमें हमारे पास कॉमन सेंट्रल लाइन हमारे पास होते हैं। पहले हमने लोकेट करना है कि किस जगह पे हमने इसको पास करना है। जहाँ पे हम सीयूपी पास करते हैं पहले हम उस जगह को देखेंगे, उस जगह को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि सीयूपी को पास करने के लिए जहाँ पे हम पास करते हैं पहले हम उस जगह में इन्फेक्शन देखेंगे, उस जगह में स्वेलिंग देखेंगे, उस साइड पे कोई डिफॉर्मिटीज़ देखेंगे। अगर उस साइड पे नहीं है तो उसके बाद हम जाएंगे, फिर हम पास कर देंगे। ये हमारे पास एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। तो हमारे पास आजकल जो एडवांस ज़माना है उसमें हमारे पास थ्रू गाइड वायर हमारे पास होता है, उसके थ्रू हम जाते हैं। सही है। तो फिलोस्कोपी हमारे पास एक मशीन है, उसके थ्रू हम जाते हैं और उसको हम पास करते हैं। तो हमारे पास राइट इंटरनल जुगुलर हमारे पास है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर हमारे पास है, राइट सबक्लीवन, लेफ्ट सबक्लीवन एंड फेमोरल एट आ लास्ट रिजॉर्ट। अगर आपके पास ऊपर 4 साइड पे नहीं होता है, मीन्स राइट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर में नहीं होता है, राइट सबक्लीवन एंड लेफ्ट सबक्लीवन में आपके पास सीयूपी पास नहीं होता है, तो उसके बाद हम आते हैं फेमोरल पे। फेमोरल हमारे पास लास्ट होता है, उसमें हम लास्ट में हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस साइड को आप लोगों ने याद रखना है। साइड कौन कौन से आगे स्लाइड में हमारे पास है ये आप लोग देख लो। इसमें हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर आपके पास है, इंटीरियर जुगुलर आपके पास है, सबक्लीवन आपके पास है और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे है। ये आप लोगों को इमेज में दिखाई देते हैं। अगर ऊपर से वो लगाते तो आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नल जुगुलर आपके पास होगा, और जो आपके पास इंटीरियर जुगुलर वेन्स है उसके साइड के बीच में जो आपके पास है, इसमें आपके पास जुगुलर आपके पास है। नीचे अगर आपके पास जो क्लेविकल है, क्लेविकल के नीचे आपके पास कौन सा होता है, सबक्लीवन। अगर आपके पास सीपी यहाँ पे होता है तो ये आपके पास क्या होता है, जुगुलर में होता है। यहाँ पे अगर होगा सीपी आपके पास, मीन्स कहाँ पे होगा, सबक्लीवन में आपके पास होगा। उसके बाद आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूमन है आपके पास है। सेंट्रल लाइन आपके पास है, सिंगल ल्यूमन आपके पास है, ट्रिपल ल्यूमन आपके पास है, क्वाड्रेपल ल्यूमन आपके पास है एंड क्वांटेपल ल्यूमन आपके पास है। ल्यूमन का मतलब ही कि उसका जो सामने पाइप होता है वो कितने आपके पास है। कुछ में आपके पास 1 होता है, कुछ में आपके पास 3 होते हैं, कुछ में आपके पास 4 होते हैं, कुछ में आपके पास 5 होते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं। ये आप देख लो, ये 1 है, सिंगल है, ये ट्रिपल है, ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 5 है। सही। तो इट्स मीन्स ये हम देखते हैं उसको हिसाब से हम इसको काउंट करते हैं, उस हिसाब से हम करते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखना है, इसको 2 जगह से हम इसको ब्लॉक करते हैं। सही। कॉमनली अगर स्टॉपर लगाते हैं तो स्टॉपर से भी ब्लॉक होता है। दूसरा हमारे पास ये नहीं है, यहाँ से ये इधर से ब्लॉक होता है, इधर से भी ब्लॉक करेंगे, साथ में स्टॉपर भी लगाएंगे। 2 जगहों से ब्लॉक होता है, इधर से भी ये ब्लॉक होता है। इसको हम खींचते, जब खींचते तो ये क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो दोनों को लाजमी आपने ब्लॉक करना है। अगर आपने स्टॉपर लगाया, स्टॉपर में लीक था, स्टॉपर गिर गया और आपने ये इसको ब्लॉक नहीं किया तो उससे ब्लीडिंग हो गई। इसको भी आपने ब्लॉक किया, स्टॉपर को भी ब्लॉक किया, तो इसमें फिर वहाँ पर कोई ब्लीडिंग वगैरह की चांसेस नहीं होगी। तो इसलिए आपके पास सेंट्रल लाइन की इंडिकेशन आपके पास क्या है, सीयूपी लाइन्स की। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हो तो हम सीयूपी पास करते हैं। पेरेंटल फीडिंग्स, पेरेंटल फीडिंग मीन्स टोटल हम जितनी भी हम खुराक देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, टीपीएन उसको कहते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसको कहते हैं, तो हम सीयूपी के थ्रू देते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर, हम वेनस प्रेशर मालूम करते हैं। पुअर वेनस असिस, पुअर वेनस असिस का मतलब ये है कि किसी भी जगह पे आईवी कैनुला नहीं होता है तो एंड में हम क्या करते हैं, सीयूपी पास करते हैं। सीयूपी के थ्रू हम फिर मेडिसिन देते हैं। अगर आपके पास कोई भी मरीज़ आए जिसको आईवी कैनुला पास नहीं होता है तो आपने फिर उसको क्या पास करना है, सीयूपी उसको एडवाइस करना है। वो सीयूपी पास कर लेंगे तो उसके थ्रू हम मेडिसिन और न्यूट्रिशन जितनी भी चीज़ें उसमें हम दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिटेंट ड्रग्स, इरिटेंट ड्रग्स का मतलब है कि कुछ मेडिसिन हमारे पास इस तरह होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेसल को इरिटेट करते हैं। उसमें हमारे पास केसीएल हमारे पास है, केसीएल बहुत ज़्यादा वेसल को इरिटेट करते हैं। साथ में जो आइनोट्रॉपिक सपोर्ट्स हैं, तो ये जितनी भी ड्रग्स है वो क्या करते हैं, आपके वेसल्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो इसलिए इस तरह के मेडिसिन हम कोशिश करते हैं हम सीयूपी पास कर ले और सीयूपी में उस मरीज़ को हम ये मेडिसिन दे दें। दूसरा, सीयूपी में ये फ़ायदा होता है कि वो ख़राब नहीं होता है। अगर आप आईवी कैनुला पास करते हैं उसमें इस तरह के इरिटेंट मेडिसिन देते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा आपके वेसल में, तो उस वजह से वो जल्दी ख़राब होते हैं, आईवी कैनुला ब्लॉक भी होते हैं। और उस सीयूपी में फिर यही मसला होता है कि मीन्स उसमें ब्लॉक और ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। ये आपके पास एक इमेज है, इसमें आप लोग देख लो क्लियरली, एक सीयूपी है 3 लाइन्स का।
तो उसमें अगर आप लोग देख लो जो ड्रेसिंग लगा है वो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है। ऊपर ड्रेसिंग आप लोग देखो ट्रांसपेरेंट है, क्लियरली आपको नज़र आता है, वहाँ पे रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, कोई भी चीज़ हो। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग उसके ऊपर लगाए। और साथ में हमारे पास जो नीचे ये है इसमें हम स्टिच भी करते हैं। स्टिच हम इसलिए करते हैं ताकि फिर उसको निकलने का चांस ना हो। यहाँ पे हम स्टिच लगाते हैं, इस एरिया पे देख लो, इस एरिया को हम क्या करते हैं, स्टिच करते हैं, सही है। और ये फिर यहाँ पे इससे ब्लॉक ऑन और ऑफ होता है, ये भी इसके वाल्स हैं और साथ में हमारे पास स्टॉपर भी लगे होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हम किस तरह हम इसको स्टिच करते हैं। और स्टिच करना इसका बहुत आसान होता है, सही है। ये आपके पास एक डायग्राम है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेसल्स कहाँ पे, राइट सबक्लीवियन कहाँ पे है और राइट इंटरनल जुगुलर कहाँ पे। तो ये दो साइड है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर फिर हॉस्पिटल के साइड पे कोई भी एनेस्थीसिया वाले सीपी पास करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबक्लीवियन में है या इंटरनल जुगुलर में है या फेमोरल साइड पे। तो कॉमनली आपके पास ये तीन साइड है, फेमोरल साइड है आपके पास है, इंटरनल जुगुलर है एंड सबक्लीवियन है। तो इसमें आपके पास सीपी पास होती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फिर उस सीपी की किट होती है। तो किट ये हमारे पास बाहर से आती है, मींस कि हम सीपी की किट को मंगवाते हैं तो उसमें सब चीज़ें अपनी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम हॉस्पिटल से भी ऐड करते हैं। हॉस्पिटल से जो हम चीज़ ऐड करते हैं उसमें हमारे पास गैस पीस होते हैं, साथ में हमारे पास 10 cc सिरंज होता है, 5 cc सिरंज होते हैं, और साथ में हमारे पास ज़ाइलोकेन्स होते हैं। और जो ड्रेसिंग हमारे पास होती है या ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग जो होती है, यही चीज़ें हमारे पास होती है, पायोडीन वगैरह। और जो हमारे पास स्टेराइल टेक्निक के साथ हम करते हैं, सूचर्स वगैरह भी हम बाहर से मंगवाते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हो आपके पास, इसमें ब्लेड इसके अंदर होता है, सही। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास इसके अंदर होते हैं। तो उसमें अगर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें आप लोग देख लो। ये आपके पास, इसको हम गाइड वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइड वायर। इसके थ्रू हम आगे जाते हैं, गाइड वायर के थ्रू हम आगे जाते हैं। और दूसरा हमारे पास ये हमारे पास डायलेटर है। क्या है? डायलेटर है। डायलेटर का मतलब ये है कि जहाँ पे हमने प्रेक किया उसको हम आगे पुश करते हैं तो उससे क्या होता है, वो डायलेट होता है, वो जगह डायलेट होता है। तो फिर आसानी से सीवीपी लाइन, आसानी से वो गाइड वायर के ऊपर हमारे पास सीवीपी लाइन हम पास कर सकते हैं। तीसरा ये आपके पास क्या है, ब्लेड है, सही है। तो इस तरह बाकी सिरेंजेस वगैरह ये आपके पास हैं। तो ये हम देखते हैं नीडल्स है आपके पास, तो इसमें हम प्रेक करते हैं। अब इसके पास करने का तरीका क्या है, पहले आपने क्या करना है, उस जगह को आपने स्टेरलाइज करना है। क्या करना है? स्टेरलाइज करना है, मीन्स पायोडीन वगैरह को आपने डालना है, स्टेरलाइज शीट आपने नीचे डालनी है। जब स्टेरलाइज शीट आपने डाला, पायोडीन वगैरह आपने उस पर ऊपर लगाया, कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ब्लाइंड प्रेक करते हैं। जैसे अगर आपके पास गाइड वायर या गाइडेंस के लिए कुछ मशीन्स वगैरह ना हो तो हम ब्लाइंड प्रेक करते हैं। ब्लाइंड प्रेक जब हम करते हैं फिर हम उसमें देखते हैं कि आपके पास आर्टीरियल ब्लड आ रहा है या वेनस ब्लड आ रहा है। वो हम उसके कलर से भी पहचान सकते हैं और उसके प्रेशर से भी। दो चीज़ें याद रखो, कलर एंड प्रेशर। प्रेशर से मीन्स कि अगर स्पीडली ब्लड बाहर आ रहा है तो इट्स मीन्स ये आर्टीरियल है, अगर कलर उसका डार्क है तो इट्स मीन्स ये आपके पास वेनस है, तो ये आपके पास ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, गाइड वायर हम इन करते हैं। जब गाइड वायर हम इन करते हैं तो नीडल्स को हम निकालते हैं, फिर हम डायलेटर के साथ उसको डायलेट करते हैं। उसके बाद हम सीवीपी लाइन की जो है उसको हम इंसर्ट करते हैं गाइड वायर के थ्रू, और फिर एंड में हम गाइड वायर को बाहर निकालते हैं। तो ये उसका तरीका है। लेकिन एक बात याद रखना, पेन को कम करने के लिए हम ज़ाइलोकेन देते हैं। से ज़ाइलोकेन इंजेक्शन हम पहले लगाते हैं, 2 से 5 मिनट्स के लिए हम उसको छोड़ते हैं ताकि वो अपना असर स्टार्ट करे, उसके बाद हम उसको प्रेक करते हैं। ये बात याद रखना। अच्छा, ये नेक्स्ट इमेज है आप लोगों के पास। इसमें अगर हम देख लें, प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर, द कैथेटर इज टनल्स अंटिल स्किन एंड एंटर्स द सुप्रा वेना केवा इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। हम तब तक इसको इंसर्ट करते हैं जब तक राइट साइड ऑफ द हार्ट तक ही नहीं पहुंचता है। तो उसको आप लोगों ने देखना है कि कैथेटर कहाँ तक पहुंचता है। ये जो डॉट है ये राइट एट्रियम तक पहुंच गए हैं तो इट्स मीन्स यहाँ तक ही पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये आपके पास दूसरे आपके पास है। तो आपके पास ये ऊपर क्लेविकल्स है आपके पास, सही। साइड ऑफ सीवीपी से लॉक एंड्स आपने रखा है, क्लैंप्स उसके बीच में जो होते हैं, मैंने आपको कहा उसको हम क्लैंप्स कहते हैं। जो उससे क्लैंप होता है वो दो किस्म के होते हैं। जो हमारे पास डायलिसिस के लिए मरीज़ के लिए हम पास करते हैं डबल ल्यूमन, उसको डबल ल्यूमन कहते हैं। वो उसमें क्लैंप अलग होते हैं, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वो लगते हैं, जो बैक पुश करते तो ओपन होता है। उसके ओपन और बंद करने का तरीका सीख लो। और जो सीवीपी में होते हैं उसको हम पुश करते हैं तो वो क्या होता है, लॉक होता है, उसको वापस पुश करते तो ऑन होता है। इन दोनों चीज़ों का तरीका आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास ये भी इमेज है, उसमें भी क्लैंप्स और स्टॉप
स्टॉपर जो है वो आपको क्लियरली नज़र दिखाई देते हैं कि ये किस तरह आपके पास है। ये ऊपर जो इंटरनल जुगुलर से उसने इंसर्ट किया है। TPN का मतलब कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस, वो न्यूट्रिशन उसको जा रहे हैं, ऊपर उसने लिखे सबक्लीवन आपके पास है और हार्ट को आ रहे हैं। सही, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स एक इन्फ्यूजन है, उसमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट है मरीज़ को और वो उसको जा रहे हैं। फिर हम उसको कंफर्म किस तरह के, ये हमारे पास एक्सरे हम करते हैं। एक्सरे में आप लोग निशान को देखो, ये जो वाइट सा निशान आप लोगों को नज़र आता है ये आपके पास क्या है, CVP लाइन पड़ा हुआ है। अगर इस तरह एक्सरे करते हैं, कोई आपको दिखाते हैं तो इस तरह लाइन हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, CVP लाइन है। अगर वो बटन की तरह डार्ट्स हो तो इसमें जो वहाँ पे चेस्ट लीड लगे हैं उसके ऊपर उसने ECG किया है, वो चेस्ट लीड है। अगर बॉक्स हो आपके पास और क्लेविकल के नीचे तो इसमें आपके पास आर्टिफिशियल पीसमेकर आपके लगा हुए, PPM आपके पास लगा हुआ है, परमानेंट पीसमेकर आपके पास लगा हुआ है। तो ये चीज़ आप एक्सरे में आप लोग चीज़ों को सीख लो। और एक्सरे जब भी मरीज़ के पास आप हॉस्पिटल में जाते हो, इसको एक्सरे को आप लोगों ने ज़रूर देखना है। एक्सरे को देखो, CT स्कैन को आप पढ़ो, उसको देखो, ताकि अगर घर में कोई आपको दिखाए कि CT स्कैन में कौन सा मसला है, ब्लड का कलर किस तरह होता है, बूंद का किस तरह होता है, तो फिर आपको इतना पढ़ना चाहिए कि इतना आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। फिर अगर आपके पास ट्यूबरक्लोसिस एक्सरे किस तरह होता है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि ट्यूबरक्लोसिस एक्सरे, उसमें डार्ट डार्ट पैचेस होते हैं, वाइट पैचेस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप पहचान लो तो आपको फिर आगे डायग्नोज में आपको आसानी होगी। इस तरह की चीज़ें आप लोग नहीं पढ़ोगे, नहीं पहचान, तो आपको डायग्नोज में बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। अब सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग हम किस तरह करते हैं। इन सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग द फिजिशियन इंसर्ट अ कैथेटर थ्रू अ वेन्स एंड एडवांस इट अंटिल इट टिप्स लाइज इन और नियर द राइट एट्रियम। टिप्स उसके राइट एट्रियम तक हमारे पास पहुंच जाता है, बिकॉज नो मेजर वॉल्स लाइज एट द जंक्शन ऑफ द वेना केवा। जंक्शन ऑफ द वेना केवा में कोई वॉल्स हमारे पास नहीं है, इसलिए आसानी से हम हमारे पास ही राइट एट्रियम तक पहुंच जाते हैं। प्रेशर एट द एंड डायस्टोल रिफ्लेक्ट बैक टू द कैथेटर। ये डायस्टोल एंड आपके पास रिफ्लेक्ट होता है कैथेटर की तरफ हो। व्हेन कनेक्टेड टू अ मानोमीटर्स द कैथेटर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड इंडेक्स ऑफ द राइट ventricular functions. CVP monitoring help the assess the cardiac functions to evaluate the venous returns to the heart and to indirectly gauge how well the heart is pumped. इनडायरेक्टली हमारे पास गेज करता है कि हार्ट किस तरह पंप करता है, मीन्स कितना ब्लड वो आगे की तरफ पुश कर देता है। सही। और दूसरा हमारे पास ये मालूम करता है कि कितना फ्लूइड जो है वो हार्ट को आ रहा होता है। तो उस प्रेशर से हमें पता चलता है कि इतना फ्लूइड अब उसका हार्ट को आ रहा है। अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो इट्स मीन्स बॉडी के अंदर उसके फ्लूइड का मकदार पूरा है। अगर वो कम है तो इसमें उसको फ्लूइड की नीड है, तो फिर हम उसको फ्लूइड देते हैं, तो उसको हम नॉर्मल की तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं। तो उससे हमें बॉडी के इंटरनल फ्लूइड का पता चल जाता है प्रेशर से कि कितना फ्लूइड उसको चाहिए, या कितना फ्लूइड है, या कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है द सेंट्रल वेनस लाइन्स आल्सो प्रोवाइड असिस अ लार्ज वेसल फॉर रैपिड्स high volumes fluid administrations and low frequency bloods withdraw for laboratory samples। दूसरा मैंने आप लोगों को कहा कि ज़्यादातर फ्लूइड उसको नीड हो तो उसको हम हाई फ्लूइड देते हैं, और साथ में अगर ब्लड सैंपल लेने की ज़रूरत हो तो हम उससे ब्लड सैंपल्स भी ले सकते हैं। CVP monitoring can be done intermittently or continuously. The catheter is inserted percutaneously are using a cut down methods। कट डाउन मेथड मीन्स परक्यूटेनियसली हम उसको इंसर्ट करके, कट डाउन मेथड हम थोड़ा सा कट उसमें लगाते हैं, उस मेथड से हम करते हैं। टिपिकली अ सिंगल न्यूमन लाइन इज़ यूज फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर रीडिंग्स। अब अगर एक मरीज़ के लिए जस्ट हमने प्रेशर मॉनिटरिंग करना है तो उसके लिए जस्ट हम सिंगल न्यूमन पास करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ पेशेंट वॉल्यूम स्टेटस डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाटर्स मानोमीटर्स इज अटैच्ड बिटवीन द IV लाइन एंड द सेंट्रल वेनस विद द 3 और 4 वेस्ट ऑफ कॉक। ये हमारे पास जो आर्टिफिशियली हम उसको मेजर करते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आर्टिफिशियल हम किस तरह उसको मेजर करते हैं। सही। वो हम स्केल के थ्रू हम करते हैं, तो हम उसके साथ हम अटैच करते हैं, और 2-3 हम उसके साथ स्टॉप कॉक जो है हमारे पास उसको हम अटैच करते हैं। CVP इज रिकॉर्डेड सेंट्रली फॉर ऑफ वाटर CmH2। ये आपको MCQ में आ सकता है। मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी एंड CmH2 आपके पास आता है रीडिंग फॉर मानोमीटर्स मार्किंग, मानोमीटर्स मार्किंग के लिए और CVP के लिए हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल CVP रीडिंग इज़ 5 to 10 CmH2 और 2 to 6 mm of Hg। नॉर्मल आपके पास 5 to 10 है या 2 to 6 mm of Hg है। Any condition that alert the venous returns, circulate the blood volumes and cardiac performance may affect CVP।
कोई भी कंडीशन आपके पास हो जो आपके पास वेनस रिटर्न को अल्टर करता है, या ब्लड वॉल्यूम को हमने मालूम करना है, या कार्डियक परफॉर्मेंस को हमने मालूम करना है, वो उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट CVP इफेक्ट होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो फिर हमें ज़्यादा शो करेगा, कम होता है तो फिर भी हमें कम शो करेगा, तो इससे CVP की जो रेंज है वो इफेक्ट हो सकता है। नॉर्मल रेंज आपके पास 5 to 10 है। इफ़ द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज सच एज विथ एनहेंस द वेनस रिटर्न द हार्ट CVP राइज। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि जितना फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा होगा, तो उतना उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जितना उसका प्रेशर रिटर्न कम होगा, हार्ट को ब्लड कम आएगा, तो इतना उसका प्रेशर कम शो होगा CVP पे। इफ सर्कुलेट वॉल्यूम डिक्रीज सच एज विद इन रिड्यूस द वेनस रिटर्न CVP विल ड्रॉप। अब आपको MCQ में आ सकते हैं कि CVP कब ड्रॉप होगा, जब आपके पास वेनस रिटर्न कम होगा। CVP कब राइज होगा, जब आपके पास वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा। दो बातें याद रखें, कम होगा तो ड्रॉप होगा, ज़्यादा होगा तो आपके पास ज़्यादा होगा। इक्विपमेंट्स के लिए फॉर इंटरमीडिएट CVP मॉनिटरिंग्स के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए? डिस्पोजेबल CVP मानोमीटर सेट्स, लेवल डिवाइस आपको चाहिए, रॉड फॉर द रिज्यूबल CVP पोल्स, होल्ड कारपेंटर्स लेवल्स और रूलर, एक रूलर आपके पास चाहिए। एडिशनल स्टॉपकॉक आपके पास होनी चाहिए टू अटैच द CVP मानोमीटर टू द कैथेटर। CVP मानोमीटर के साथ हम अटैच कर लिया कैथेटर के साथ। एक्सटेंसिव ट्यूबिंग्स इफ नीडेड, एक्सटेंसिव ट्यूबिंग आपके पास होनी चाहिए अगर ज़रूरत हो, IV पोल और IV सॉल्यूशंस के लिए, या IV ड्रॉप चैम्बर्स या ट्यूबिंग ड्रेसिंग्स मैटर्स के लिए आपके पास ही मटेरियल्स के लिए आपके पास टेप होनी चाहिए। मीन्स आपके पास ये कॉमन चीज़ें जो है ये आपके पास CVP मॉनिटरिंग के लिए चाहिए। अगर आप CVP को मॉनिटर करते हैं तो आपके पास मानोमीटर चाहिए आपके पास, या डोम चाहिए आपके पास, स्टॉपकॉक चाहिए आपके पास, IV ड्रिप आपके पास चाहिए, साथ में आपके पास कैथेटर चाहिए। तो इसको हम इंटरमीडिएट CVP मॉनिटरिंग हम करते हैं। अगर कंटिन्यूसली हम CVP मॉनिटर करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? एक मॉनिटर किट चाहिए, मॉनिटरिंग किट चाहिए। उसमें आपके पास डोम सब चीज़ें होती है। डिस्पोजेबल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जो हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं उसको, ट्रांसड्यूसर आपके पास होगा। लेवल डिवाइस beside the pressures models, continuous IV flush solution 1 unit 1 to 2 ml of heparins flush solution pressure bag। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि हम हेपरिन RV सलाई में डालते हैं, साथ में हम उसके साथ अटैच करते हैं, ये हमें कंटिन्यूस CVP की मॉनिटरिंग हमें देता है। फॉर विड्राइंग ब्लड सैंपल थ्रू द CVP लाइन, अगर हम विड्रा करते हैं ब्लड सैंपल्स को तो उसमें हम रखें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिरिंज। नंबर ऑफ सिरिंज मीन्स 2 सिरिंज आपके पास होनी चाहिए या 3 आपके पास होनी चाहिए। अगर एक ख़राब होता है, डिस्कार्ड होता है, तो आपके पास 2-3 सिरिंज होनी चाहिए। फॉर द अदर टेस्ट 5 to 10 mm सिरिंज फॉर द डिस्कार्ड सैंपल्स, सिरिंज साइज डिपेंड ऑन द टेस्ट ऑर्डर। आपने क्या करना है, 10 ml आपने क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। फिर आपके पास डिपेंड करता है कि आपने कितना ब्लड लेना है। अगर 3 cc आपने लेना है तो 3 cc भी सिरिंज इनफ है, 5 लेना है तो 5 cc भी नहीं, लेकिन 10 ml आपने डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड का मतलब ये आपने उसको बाहर निकालना है, उसके बाद आपने फ्रेश ब्लड लेना है। ये नहीं कि CVP की लाइन में मेडिसिन है या कुछ है तो आप वो ब्लड लेते हो। पहले हम उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम फ्रेश ब्लड लेंगे, अदरवाइज़ फिर आपका जो सैंपल होता है वो सही नहीं होगा, गलत होगा, आपको रिजल्ट गलत शो करेगा। फॉर यूजिंग एन इंटरमीडिएट CV line syringe with normal saline solution, syringe with heparin flush solution. The removing of central venous catheter, sterile gloves, suture removal sets, sterile gauze pad, pyridine, iodine, ointment, dressing and tape। अच्छा, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? रिमूव करना, एक बात याद रखना, CVP लाइन जब भी आप रिमूव करते हैं 5 to 10 मिनट आप उसको प्रेशर देंगे। गैस पीस उसके ऊपर रखोगे, 5 to 10 मिनट आपने उसको प्रेशर देना है। वो आपने स्टिच किया तो स्टिच को आपने रिमूव करना है, इस तरीके से रिमूव करना है। उसके ऊपर आपने पायोडीन वगैरह लगाना है ताकि उसमें वहाँ पे इन्फेक्शन पर डेवलप ना हो जाए। उसके बाद जब हम CVP को रिमूव करते हैं 5 to 10 मिनट आपने प्रेशर देना है। प्रेशर हम किस तरह देंगे? आपने हाथ को इस तरह करने, गैस पीस डबल गैस पीस रखने, हाथ को इस तरह आपने प्रेशर देना है। 5 to 10 मिनट्स आपने प्रेशर देना है ताकि वो उसकी लीकेज ना हो, उसका ब्लड वापस की तरफ हमारी तरफ ना आ जाए। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या इम्प्लीमेंटेशंस आपके पास हैं। गैदर द नेसेसरी इक्विपमेंट्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स टू द पेशेंट्स टू रिड्यूस हेज एंजाइटी, असिस्ट द फिजिशियन एज इंसर्ट द CV catheter। The procedure is similar to the use of pulmonary arteries pressure monitoring, except that the catheter is advanced only as far as the superior vena cava।
ये आपके पास क्या है कि जितनी भी इक्विपमेंट है आप उसको नेसेसरी हो तो आप उसको गैदर करते हो और मरीज़ की एंजाइटी वगैरह को आप क्या करते हो, मरीज़ को पहले से बताते हो कि इधर हम प्रेक करते हैं और ये चीज़ें हम करें तो मरीज़ की एंजाइटी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। ऑब्टेन इंटरमीडिएट CVP रीडिंग्स विद वाटर मानोमीटर्स। अब वाटर मानोमीटर किस तरह उसको ऑब्टेन करते हो, विद द CV लाइन्स इन प्लेस, पोजिशन द पेशेंट फ्लैट, allegiance the base of the manometers with the previously determined zero reference point by using a level device. Because CVP reflect right arterial pressure, you must align the right atrium, the zero reference points with the zero marks on the manometers. To find the right atrium located the fourth intercostal space at the mid-axillary lines, mark the appropriate place on the patient chest so that all met using the same locations. If the patient cannot tolerate flat position, place him in semi-forward position. When the head of bed is elevated, the philosophic axis remains constant, but the mid-axillary line change. Use the same degree of elevations of all the subsequent measures. Attach the water manometers to an IV pole and place it next to the patient chest. Make sure the zero reference point is level with the right atrium. अच्छा, इसका मतलब यही है कि जितना भी प्रोसीजर हमने पढ़ा इसका मतलब ये कि मरीज़ आपके पास सुपाइन पोजीशन पे होगा। अगर मरीज़ आपके पास सुपाइन पोजीशन पे वो स्टे नहीं कर सकता है तो हम उसको सेमी फुल सुपाइन पोजीशन पे करेंगे। लेकिन जो आपके पास राइट एट्रियम आपके पास है तो उसके लेवल पे आपके पास आपने ट्रांसड्यूसर रखा है तो उसको आपने ज़ीरो करना है। अगर आप मरीज़ को ऊपर करते हो ट्रांसड्यूसर को भी आपने साथ में ऊपर करना है। मीन्स फॉलोअर से आप सुपाइन से आप सेमी फॉलोअर करते हो तो साथ में आपने ट्रांसड्यूसर को भी ऊपर करना है, क्योंकि उसका जो मिड एक्सिलरी लाइन है वो चेंज होता है। तो मिड एक्सिलरी लाइन के साथ आपने ट्रांसड्यूसर को भी पोल के साथ जो आपके पास IV स्टैंड होता है उसके साथ आपने नीचे करना है ताकि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। मेजरमेंट CVP विद वाटर मानोमीटर्स। अच्छा, इसमें आपके पास ये है कि जो इंश्योर एक्यूरेट सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP आपके पास जो है रीडिंग्स, मेक श्योर द मानोमीटर्स बेस इज अलाइन विद द पेशेंट राइट एट्रियम द ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट। मैंने आपको कहा कि राइट एट्रियम आपके पास द ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट है। MCQs में आ सकता है कि राइट एट्रियम आपके पास क्या है, CVP में ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट है। द मानोमीटर्स गेट यूजुअली कंटेन्स levelings rods to allow you to determine the quick release. After adjusting the manometer position, examine the typically 3-way stopcock. इसके लिए हम 3-way stopcock यूज़ करेंगे। 3-way stopcock आप लोग जानते हो, by turning it the position show the right you can control the direction of fluid. 4-way stopcock also अवेलेबल। हमारे पास 3-way stopcock भी होता है, 4-way stopcock भी होता है। stopcock का मतलब क्या है, वो आगे इमेज में है हमारे पास, उसमें यही होता है कि जिस साइड पे आप उसको घुमाते हो उस साइड पे ऑन होता है एंड ऑफ होता है। अब इसमें हमारे पास उसके ऊपर एक जगह पे क्लोज लिखा होता है, कुछ जो होते हैं उसमें क्लोज लिखा होता है, कुछ में क्लोज नहीं लिखते, उसमें एरो निशान नहीं होगा। जहाँ पे एरो निशान नहीं होता है तो इसमें वहाँ पे आपके पास ब्लॉक है। आज आप लोग जाके स्टॉपकॉक को देखो, जहाँ पे एरो निशान नहीं होगा तो इसमें वहाँ पे आपके पास क्या है, वो आपके पास उस साइड पे वो डायरेक्शन है, इसमें उस साइड पे वो जा रहे हैं। जहाँ पे अगर एरो निशान नहीं है, खाली है, तो इसमें उसमें आपके पास क्या है, वो क्लोज हैं। तो इस तरह अगर आप फ्लूइड एक साइड पे आ रहे हैं तो आपने जिस डायरेक्शन को करना है उस साइड एरो को आपने उस साइड पे करना है। अब अगर ऊपर से ड्रिप में फ्लूइड आ रहे हैं, आपने CVP लाइन की तरफ फ्लूइड को देना है तो आपने उसको CVP लाइन की तरफ एरो का निशान करना है, जो ब्लॉक है वो आपने दूसरी साइड पे करना है, तो तब आपके पास CVP लाइन में हो जाएगा। अगर आपने उसको क्लोज करना है IV सोल्यूशन टू द मानोमीटर तो आपने उसको दूसरी साइड पे करना है, तो उससे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। IV सोल्यूशन टू द पेशेंट, ये आपकी क्लोज एंड अप होता है। मानोमीटर है हमारे पास, 0 पॉइंट है, 3-वे एक्सटेंशन है हमारे पास। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है CVP की। अब आपने CVP पास की तो मरीज़ को CVP पास करने से पहले आपने इन्फॉर्म कंसर्ट लेना है, ये बात याद रखो। जब भी आप कोई इस तरह की प्रोसीजर करते हो तो हम इन्फॉर्म कंसर्ट लेते हैं। इन्फॉर्म कंसर्ट में आपने मरीज़ को बताना कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ CVP मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग न्यूमोथोरिक्स उसमें हो सकता है, क्योंकि अगर आप डीप प्रेक करते हो तो वहाँ पे आपको न्यूमोथोरिक्स हो सकता है आपको, विच इज़ टिपिकली अकर अपॉन कैटेटर इंसर्शन। कैटेटर इंसर्शन की वजह से वहाँ पे न्यूमोथोरिक्स होते हैं। दूसरा, उसमें सेप्सिस की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आप लोगों को कहा कि ये हमारे पास सेंट्रल लाइन में हम पास करते हैं, राइट एट्रियम में, तो इस वजह से अगर आप स्टेराइल तरीके से हम उसको पास नहीं कर सकते तो मरीज़ में सेप्सिस की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन उसमें एंटर हो सकते हैं। थ्रोम्बस
वहाँ पे थ्रम्बस भी बन सकता है क्योंकि क्लॉट जमा होता है। अक्सर हमारे पास इस तरह होते हैं, CVP में हम उसको हेपरानाइज इन्फ्यूजन तो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम जब उसको वॉश करते हैं हम वॉश भूल जाते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड ड्रा किया, दोबारा आपने वॉश नहीं किया तो वो ब्लड वहाँ पे स्टक हो गया। जब स्टक हो गया तो उसको आगे पर पुश करोगे तो वो क्लॉट आगे जाएगा। जब क्लॉट आगे जाएगा तो अगर वो क्लॉट डिजॉल्व नहीं हो तो फिर क्या करोगे, ना फिर बैक पुश करते हो ना आगे पुश होता है। तो इस मीन उसमें फिर मसला आता है। तो इसलिए जब भी CVP को अगर आपने देखा उसमें ब्लड है तो आपने उस टाइम उसको वॉश करना है, हेपरानाइज से आपने वॉश करना है ताकि उसमें वापस ब्लड ना आ जाए। ये एक बात याद रखना आप लोगों ने। जब आपने वॉश किया, स्टॉपर लगाया और साथ में आपने लॉक भी लगाया, दोनों लगाए तो उसमें बैक फ्लो नहीं होगा। जब बैक फ्लो नहीं होगा तो उसमें फिर वो लॉक नहीं होगा क्योंकि ऊपर से हेपरानाइज हमारे पास 2 to 3 ml पर आवर वो जा रहे हैं, तो इसलिए वो उसमें फिर क्लॉट वगैरह नहीं बनते। अगर आपने हेपरिन अटैच नहीं किया है, सलाइन अटैच किया तो फिर उसमें ये मसले आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आप किस तरह करोगे, लास्ट स्लाइड है डॉक्यूमेंटेशन। ऑल द ड्रेसिंग ट्यूबिंग एंड सोल्यूशन चेंज, जितनी भी ड्रेसिंग ट्यूबिंग एंड सोल्यूशन है उसको आप लोग क्या करते हो, चेंज करते हो। डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स टॉलरेंस ऑफ द प्रोसीजर्स, पेशेंट्स की टॉलरेंस आप देख लो कि पेशेंट ने कितना आपके साथ टॉलरेट किया, पेशेंट उसको टॉलरेट करता है नहीं करता है, उसको आपने कहना है डेट एंड टाइम्स ऑफ कैटेटर रिमूवल, डेट और टाइम आपने लिखना है कि कब कैटेटर पास हुआ है, कब आपने रिमूव किया, एंड टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग अप्लाई, विच टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग आपने अप्लाई किया। स्टेराइल ड्रेसिंग था आपके पास, नॉन स्टेराइल आपके पास था, ट्रांसपेरेंट था, नॉन ट्रांसपेरेंट था, कौन सा था वो आपने लिखना है। नोट द कंडीशन ऑफ कैटेटर इंसर्ट इनसाइड वेदर द कल्चर स्पेसिमेन वाज कलेक्टेड, क्या उस जगह से हमने कल्चर स्पेसिमेन कलेक्ट किया था या नहीं किया था। नोट एनी कम्प्लिकेशन एंड एक्शन टेकन, कोई भी कम्प्लिकेशन हो या एक्शन हो उसको हम टेकन करते हैं, हम उसको लेते हैं। एक बात याद रखना, जब भी हम कल्चर लेते हैं, सही, कल्चर अगर हम लेते हैं तो उसको हम इस तरह नहीं लेते हैं, सही। कल्चर जब भी हम लेते हैं तो उसको हम मरीज़ की पहले हम मरीज़ की कल्चर अगर लेंगे हम एक साइड से नहीं लेंगे, ये बात याद रखना, 2 साइड से लेंगे या 4 साइड से हम लेते हैं, वो डिपेंड करता है कंसल्टेंट पे। अगर आप एक साइड से कल्चर लेते हो तो उसका रिजल्ट सच इतना सही नहीं आता है अगर 2 साइड से लेते हो। एक बात, दूसरी बात, अगर फ्लूइड वगैरह जा रहे तो आपने उसको स्टॉप करना है 2 आवर के लिए या 4 आवर के आपने स्टॉप करना है, उसके बाद आपने उससे कल्चर लेने। अगर एंटीबायोटिक आपने मरीज़ को स्टार्ट किए तो फिर कल्चर लेने का फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ें याद रखो, आपके फैमिली में भी काम आ सकते हैं। अगर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट किए तो फिर अगर आप कल्चर ले तो कल्चर का फ़ायदा नहीं है, आपने 72 आवर्स के लिए एंटीबायोटिक स्टॉप करना है, उसके बाद आप कल्चर लोगे। 72 आवर के लिए क्या करना है, एंटीबायोटिक स्टॉप करना है, उसके बाद आप कल्चर भेजो। कल्चर हम डिपेंड करता है हम कहाँ से लेते हैं। प्रीवियसली हमने एक कल्चर भेजा था, हमने 4 जगहों से हमने उसका ब्लड लिया था। यहाँ आर्म से लिया था, सही, 2 आर्म से, एक फेमोरल से लिया था, 3 और एक राइट हैंड से लिया था, सही। तो इस मीन्स इस तरह हम देखते हैं मरीज़ की, उस हिसाब से फिर हम उसके कल्चर भेजते हैं। एंटीबायोटिक स्टार्ट है तो कल्चर का फ़ायदा नहीं, वैसे अपने पैसे ज़ाया मत करना, न मरीज़ का पैसे ज़ाया करना है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है, साथ में ख्याल